नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नतीजे आए, बहुत बड़ी विजय, विजय का जश्न। लेकिन रात गुजरते गुजरते जो खबरें आ रही हैं, वो खबरें चौंकाने वाली हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे अंतिम लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो राजीव कुमार ने नतीजे महाराष्ट्र के घोषित किए हैं, उन नतीजों के खिलाफ शायद सबसे बड़ी बगावत करने की तैयारी है, सबसे बड़ी बगावत। क्योंकि अब तक भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी नतीजे जो आए हैं चुनाव के, उन पर सवाल कितने भी खड़े हुए हों, कभी ऐसी बगावत नहीं हुई कि 150 से ज्यादा प्रत्याशी उन नतीजों पर असहमति जताएं और फिर अदालत के सामने खड़े हो जाएं। ये पहली बार ऐसी खबर आ रही है और ये अभी अंदर खाने से खबर आ रही है, भीतर से खबर आ रही है। ये खबरें क्या हैं? महाराष्ट्र के नतीजों को कैसे देख रहे हैं जो राजनीति के विश्लेषक हैं, जो लगातार चुनावों को कवर करते रहे हैं? तो हम अब जोड़ लेते हैं ये खबर के जो स्रोत हैं, जो ये खबर अभी-अभी ब्रेक करने के लिए तत्काल अब तक हमारे तक पहुंचाए हेमंत अत्री जी। हेमंत अत्री जी के जरिए हम खबर आपको पहुंचाएंगे। अब सीधे सवाल पर आते हैं, वक्त बिल्कुल भी जाया नहीं करेंगे। हेमंत जी, पहले मैं वो शरद पवार और उद्धव की रणनीति पर बात करूंगा। 150 से ज्यादा विधायक बगावत की तैयारी में हैं, अदालत में जाने की तैयारी में, उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन पहली बात, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि जो महाराष्ट्र में नतीजे आए हैं, इसकी आपको उम्मीद थी ऐसी नतीजों की? आशीष जी, निश्चित तौर पे मुझे ऐसी उम्मीद थी। और अगर ये नतीजे नहीं आते तो मुझे प्रधानमंत्री जी की ऑडेसिटी पे, प्रधानमंत्री जी के बड़बोलेपन पे, जो उन्होंने महाराष्ट्र में जाकर के कहा था कि हरियाणा की तर्ज पर हम महाराष्ट्र का भी चुनाव जीतेंगे, और अगर ये नतीजे नहीं आते तो मेरा राजीव कुमार से, चुनाव आयोग से, भाजपा के दनबल से, डेटा मैनिपुलेशन से, राजीव कुमार की मशीनों से और भाजपा और संघ के कथित माइक्रो मैनेजमेंट से भरोसा उठ जाता। निश्चित तौर पे मुझे इस बात का एहसास था, और आपसे मेरी कई बार बात हुई इस दौरान, बीच में लगातार जब आप महाराष्ट्र की चर्चा अनऑफिशियली करते थे, तो आपने जब भी कहा, मैंने एक ही बात कहा कि भाई हरियाणा का मॉडल लागू होने वाला है। तो हरियाणा का मॉडल अब तक तो लागू कर दिया राजीव कुमार और मोदी और उनके। आजकल राजीव जी, एक चीज समझनी पड़ेगी कि राजीव कुमार जो है वो मोदी के चाणक्य है। नए सिस्टम के अंदर जो ये महाराष्ट्र का रिजल्ट आया है, इसके बाद स्टेब्लिश हो गया कि चाणक्य अब वो पहले वाले चाणक्य नहीं रहे, अब नए चाणक्य आ गए, राजीव कुमार। एक तो ये बात आप मान के चलिए। जो दूसरा, जो हरियाणा मॉडल जिसकी आपने बात की इंट्रोडक्शन में, अभी तक मोदी और राजीव कुमार ने हरियाणा मॉडल लागू किया है। आप जानकर स्तब्ध रह जाएंगे, अब वही मॉडल शिवसेना और अपने शरद पवार वो लागू करने जा रहे हैं हरियाणा का। और वो मॉडल क्या है? हरियाणा में आपने 2 दिन पहले मुझसे बातचीत की कि 17 कैंडिडेट ऑलरेडी जा चुके हैं इलेक्शन पिटीशन में, और 3-4 और जाने की प्रक्रिया में है। हालांकि वो टाइमलाइन खत्म हो गई है 45 डेज की। जैसे ही ये परिणाम आए हैं, बहुत ही टॉप मोस्ट सोर्सेज ने मुझे कंफर्म किया है कि 3-4 एक्टिविस्टों से, भारतीय जो शरद पवार है और उद्धव ठाकरे की पार्टी है, इंस्टेंटली कांस्टेंट टच के अंदर है, और वो उनसे गाइडेंस ले रहे हैं कि किस तरीके से वीवीपैट और जो मैचिंग, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि वीवीपैट और मशीन का डेटा मैच कराओ, उसके लिए 47,000 कुछ रुपए जो लगते हैं पर बूथ, एक तो उस पर बहुत बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में तैयारी होने लगी अंदर खाने। शिवसेना भी कर रही है, और क्या नाम है इनका, अब उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे। और चूंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक एक भी जगह पर, चाहे वो करनाल हरियाणा में हो या तमाम हरियाणा में तमाम कैंडिडेट्स ने वो क्रॉस मैचिंग के लिए पैसे जमा करा रखे हैं, आज तक एक भी मैचिंग नहीं कराई है। तो महाराष्ट्र में पहले तो बहुत बड़े पैमाने पर उस मैचिंग के पैसे जमा होने जा रहे हैं, सैकड़ों बूथों पर, सैकड़ों बूथों पर होंगे, सैकड़ों कैंडिडेट कराएंगे, हजारों बूथ हो जाएंगे। और इसी तरीके से, चूंकि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नहीं कराएगा ये मैचिंग, कहीं पर भी नहीं करवाई, करनाल में भी नहीं कराई, हरियाणा में अब तक एक भी नहीं कराई, जबकि 8 तारीख को रिजल्ट आए थे पिछले महीने। तो अब इलेक्शन पिटीशन भी महाराष्ट्र में अगर सैकड़ों हो जाए तो आपको अचंभा नहीं होना चाहिए। इतने बड़े पैमाने पर जो ये चीज हो रही है, ये हिंदुस्तान का, हरियाणा का जो रिकॉर्ड था अभी तक कि 37 सीट तो जीत गए थे, 52 हारे थे। 52 में से ऑलमोस्ट 40-35-40% लोगों ने
इलेक्शन पिटीशन ऑप्ट करी है पहली बार हाई कोर्ट में। हम्म, और हम्म, महाराष्ट्र में भी अगर इस बड़े पैमाने पर होता है तो पूरा देखिए, जुडिशरी क्या करेगी नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट का अब तक क्या रोल रहा है वो एक अलग पक्ष, हम्म, लेकिन जो पूरी चुनाव प्रक्रिया की जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो आपने देख लिया कल महाराष्ट्र में जो हश्र हुआ है। उसके बाद वो बिल्कुल रसातल में चली जाएगी अगर ये इतनी पिटीशन महाराष्ट्र के अंदर, मान लीजिए अगर 100 हम्म, पिटीशन फाइल हो गई, हालांकि ज्यादा होंगी, जो मेरी जानकारी है वो 100 से भी ज्यादा होंगी, लेकिन हम्म, अगर इतने बड़े पैमाने पर पिटीशन फाइल होंगी तो आप सोचिए कि राजीव कुमार कहां भागेंगे और जुडिशरी को भागने की जगह कहां बचेगी। अल्टीमेटली दे हैव टू टेक ए डिसीजन नाउ। हम्म, अगर ये क्रॉस मैचिंग, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि आप पैसे जमा कराइए और क्रॉस मैच करा लीजिए, ये हम्म, भाई तो कहीं क्रॉस मैचिंग करा नहीं रही है, तो कह रहे हैं कि हम आपको मॉक पोल करके दिखा देते हैं। मॉक पोल के 47,000 रुपए थोड़ी होते हैं आशीष जी, होते हैं के? मॉक पोल तो कभी भी आप जब भी चुनाव शुरू करते हैं वो फ्री में होता ही है हर जगह। नहीं, मॉक तो पॉल ये जो तो बीच का पोलिंग से पहले मॉक पॉल तो होता ही है। एग्जैक्टली हाँ। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इसको मिसअप्रोप्रिएट करके राजीव कुमार का चुनाव आयोग और इनके जो पिट्ठू अधिकारी हैं वो सारे इसकी बचत उसमें बचाव करते हैं इसकी आड़ में। लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि इतने बड़े पैमाने पर होने के बाद इनकी विश्वसनीयता ही नहीं, इनकी पूरी चुनाव प्रक्रिया जो है संदेह के घेरे में आएगी। और अगर ये चीज महाराष्ट्र में भी हुई तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है पूरे सिस्टम को। नहीं, लेकिन हेमंत जी, जो आपने कहा, अगर ये आपके टॉप सोर्सेस से जो बात हुई है, अगर ये खबर बिल्कुल पुष्ट है और शरद पवार उद्धव ठाकरे दोनों तैयारी कर रहे हैं, तो ये गिनती एक बड़ा, मतलब ये जो मैं बार बार हम लोग चर्चाओं में कहते हैं कि कांग्रेस, खासकर कांग्रेस को लेकर के कल भी आए, कहे खारिज कर दिया हमने नतीजों को। हरियाणा के नतीजे आए तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आईसीसी में, कहा हम नतीजों को खारिज कर दिए। बस ये खारिज करके घर बैठ गए, उसमें कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। वो तो मान लीजिए आपने हमने सबने मिलकर धक्का मारा तो 17 निकले। लेकिन यहाँ पर उद्धव और शरद अगर सीधा इस मामले को उठाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो करीब 187 कैंडिडेट जी जो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के हैं, 187 में मैं, अगर टॉप लीडरशिप ने ये कर दिया कि हमको जाना ही जाना है, छोड़ दीजिए 10-5 को छोड़ दीजिए। इसीलिए मैंने कहा 150 से ज्यादा पिटीशन, 150 पिटीशन अगर जाती है एक साथ, एक मुश्त 150 पिटीशन, तो क्या ये न्यायपालिका पर प्रेशर के साथ साथ न्यायपालिका पर भी एक प्रेशर बिल्ड तो होगा ही होगा। राजीव कुमार, जो बेलगाम राजीव कुमार है, जो खामोश राजीव कुमार है, जो शायर राजीव कुमार है, भद्दा शायर राजीव कुमार, उस राजीव कुमार पर प्रेशर तो बिल्ट होगा ही होगा। ये मोदी, लोगों को लगता है ना कि 56 इंच का छाती, बाघ का कलेजा, ये लोग बड़े कमजोर होते हैं, जो जितने ही निरंकुश होते हैं भीतर से बड़े कमजोर होते हैं। जब ऐसा कदम उठेगा तो वो आदमी भी घबराएगा, पक्का घबराएगा, और घबराहट में हो सकता है कुछ उलझुल फैसले भी कर ले, तो वो घबराहट। और तीसरा, एक जन आंदोलन, जिस जन आंदोलन की हम लोग बात करते हैं, उस जन आंदोलन की नींव, क्या एक साथ अगर शरद पवार, क्योंकि न्यू ऐसे ही पड़ती है, जब आदमी देखेगा ना, जनता देखेगी कि 150 पिटीशन गया, उसको भी खारिज कर दिया, उसको डस्टबिन में डाल दिया, तो जनता कहेगी अब तो सर के ऊपर पानी चला गया, अब नाक में पानी घुस गया है, अब मौत ही होनी है। तो जन आंदोलन की न्यू, तो क्या एक तीर से अगर उद्धव और शरद ये काम कर जाते हैं, तो जो मैं एक अपने 3-4 पॉइंट्स गिना, क्या ये संभव है एक साथ इतनी चीजें हो पाएंगी? आशीष जी, एक और बहुत बड़ी खबर आपके यहाँ ब्रेक कर दूं। हम्म, जो हम्म, अभी तक खेल करते आए हैं राजीव कुमार और उनके जो हम्म, सारे प्रशासन, खासतौर पर मोदी हम्म, के, और जहां भाजपा शासित राज्य है वहीं पर ये सब हो हम्म, रहा है, वहीं पर भाजपा इतना हाँ, मैसी मैंडेट ले रही है और वहीं पर ये क्रॉस मैचिंग नहीं करा रही। तो आपके हम्म, दर्शकों के लिए पहली बार बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो अब चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना, उन्हीं का ही आदेश था कि क्रॉस मैचिंग कराई जाए पैसे जमा करा के। हम्म, 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 पहली बार ये आपके यहाँ रिवील कर रहा हूं कि उसकी भी कंटेम्प्ट में कुछ लोग चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हम्म, अब हम्म, अब जुडिशरी के पास भी विकल्प नहीं बचेगा। अब उनको अपना वो जो ऑर्डर था, जो उसमें सोकॉल्ड एम्बिग्विटी इन्होंने पकड़ी है, विरोधाभास हम्म, जो पकड़ा है, जिसकी आड़ ले रहे हैं राजीव कुमार और बीजेपी का हम्म, प्रशासन, ये उससे बच नहीं पाएंगे। और हम्म, जुडिशरी भी नहीं बच पाएगी, क्योंकि हम्म, जुडिशरी ने क्या कहा था कि आप पैसे जमा कराइए हर बूथ के 47,200 रुपए और क्रॉस हम्म, मैचिंग करा लीजिए। अगर एक हम्म, भी वोट का फर्क आता है तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। तो हम्म, हरियाणा का चुनाव तो 8 तारीख को रिजल्ट आया था, अभी तो बहुत हम्म, समय हो गए हैं, एक भी हम्म, क्रॉस मैचिंग हुई नहीं। लोकसभा का चुनाव अगर आपको ध्यान हो तो करनाल में पैसे जमा कराए थे बुद्धि राजा ने, उसकी भी क्रॉस हम्म, मैचिंग नहीं करी थी। जब वो गया वो व्यक्ति वहां पर, तो उसको कहा कि साहब आप मॉक पोल करके दिखा देते हैं। अब कुछ लोग
वो कंटेम्प्ट में ऑलरेडी जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब इसमें बचाव का रास्ता नहीं बचेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया आशीष भाई, ये छोटा परिणाम नहीं है। इसको आप थोड़ा सा एक बार उधेड़ के देखिए। जो पीड़ा है ना, जो मेरी महाराष्ट्र में कुछ लोगों से बात हुई थी, इसकी टीस देखिए क्या है। अजीत पवार, जिनको आप परसों तक सबसे कमजोर कड़ी पूरा महाराष्ट्र कह रहा था, भाजपा कह रही थी, उसने अपने चाचा शरद पवार से 3 गुना सीटें हासिल की हैं भाई। तो असली एनसीपी हो गया ना वो। इसी तरीके से शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी से 3 गुना सीटें ले ली। आप कल्पना कर सकते हैं। और महाराष्ट्र का ऐसा परिणाम निकाला है कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनेगी महायुति की, उसमें किसी एक पार्टी के पास भी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने लायक बहुमत नहीं है। दिल्ली रिपीट कर दी भाई। ये जो 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 चाशनी डाली है राजीव कुमार ने इस बार बीजेपी का स्ट्राइक रेट 89% है। बीजेपी ने 148 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसका जीत का रेट 90%, 89 to 90% है। 90%। तो अगर उनका इतने ही जबरदस्त सुनामी थी, लहर तो है नहीं, आंधी तो है नहीं, तो सुनामी थी, तो उन्होंने इनके साथ अलायंस क्यों किया? फिर वो तो अपनी सरकार ही ना बना लेते। तो ये जितना बड़ा खेला हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, ये सारे समझ रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन तक की गुंजाइश नहीं छोड़ी। जबकि परसों तक लाले तो 145 के पड़े हुए थे, 145 सीटों के लाले थे, और आज वहां का मैंडेट देखिए। तो शरद पवार अपना जो ही विल नॉट गो डाउन लाइक दिस, जो उनके साथ किया गया है, ऐसे ही उद्धव ठाकरे के लिए सर्वाइवल का सवाल है। अगर वो नहीं लड़ेंगे तो उनके खिलाफ वो तमाम सीबीआई और ईडी के खिलाफ जो भी केसेस वो हैं, वो चालू कर दिए जाएंगे। आपको तो पता है मोदी का स्टाइल। तो ये लोग मरते क्या ना करते की स्थिति में फंस गए हैं। इसलिए ये लीगल एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं, और ये तमाम एक्टिविस्ट से भी फीडबैक ले रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और उस पर होमवर्क बहुत बड़े पैमाने पे हो गया है। और मेरी जानकारी ये भी है कि केवल ये दोनों ही नहीं, राहुल गांधी ने भी कुछ मीटिंगें तय कर दी हैं अगले 2 दिनों के अंदर, जो हरियाणा और इसको बहुत एक्सटेंसिवली एनालाइज करने वाले। जो अब तक तो ये लग रहा था ना कि हरियाणा के बाद कांग्रेस ने क्या किया, हरियाणा में 17-18 सीटों पे इलेक्शन पिटीशन फाइल की, और जो वीवीपैट का मैचिंग का सारा किया, उसमें कुछ हुआ नहीं। अब इसको पूरा एग्जॉस्टिवली कांग्रेस पार्टी भी इन ए यूनिक वे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ करके वो भी इस पे काम करे, क्योंकि अगला निशाना दिल्ली है, उसके बाद फिर बिहार है। दिल्ली में क्या होगा क्या नहीं होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारे का सारा विपक्ष इस पूरे मामले को अब हल्के से नहीं लेने जा रहा है। और जो एक्टिविस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इस मामले के, उनकी आज की तारीख में मार्केट में बहुत जबरदस्त डिमांड है। मुझे सुबह से 4 लोगों ने फोन करके बताया कि सर हमने ये शेयर कर दिया है उद्धव ठाकरे के साथ भी, उनके जो अपने प्रवक्ता है उनके साथ भी, प्रियंका चतुर्वेदी के साथ भी, और अजीत पवार शरद पवार की पार्टी के तमाम रणनीतिकार हैं, उन सब के साथ भी वो लोग बहुत एक्टिवली एंगेज कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में 7 दिन का टाइम होता है आपको मैचिंग के पैसे जमा कराने का। महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में आपको बहुत जबरदस्त भीड़ दिखने वाली है, जो इनको चैलेंज करेंगे कि उनके पास पैसे की दिक्कत नहीं, और हार किसी को पच नहीं पा रही, इस तरह की हार। क्योंकि ये जो इस तरह का मैंडेट होता है ना आशीष भाई, ये मैन मेड नहीं है, ये कंप्लीटली मैकेनिकल और टेक्निकल मैंडेट है। ये मैन मेड नहीं, मशीन मेड है। ये मैन मेड नहीं, ये मशीन मेड है। और बहुत सारे कल से कुछ एक थोड़ा सा हमने गैप लिया, कई घंटे हमने शो नहीं किया, तमाम दर्शकों ने कहा कहाँ गायब हो गए, तो गायब नहीं थे। दरअसल जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो एक दिन में ओवरनाइट उन्होंने कहा कल कि वो लाडली बहना योजना से बदल गया माहौल, ये वो, मैं इसलिए नहीं आया कि मैं उसको खारिज करता हूं। मैं जहां पर स्टैंड मेरा था वहीं पर है। ये कोई लाडली बहना और भैया योजना से नहीं हुआ है। सड़कों पर मैं इसको एक अलग शो करूंगा, उसमें भी हेमंत भाई रहेंगे और उसमें भाव को भी हम रखेंगे। उसमें मैं विजुअल्स दिखाऊंगा। वो जनसैलाब जो सड़कों पर उमड़ रहा था, जो है महाविकास अघाड़ी के कार्यक्रमों में, उद्धव के, राहुल के कार्यक्रमों में, वो किस लिए आ रहे थे? ये बड़ा सवाल हो, किस लिए वो जो जनसैलाब था, वो लाडली बहना का फॉर्म भरने थोड़ा आ रहे थे? हैं? बताइए, जो घर से निकला है लाखों लाख आदमी, कोई नहीं। एक सुनील केदार है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी। सुनील केदार का उदाहरण बड़ा जबरदस्त, कल मुझे भाव ने बताया जब फोन पे उनसे बातचीत हुई। सुनील केदार 2-2, 3-3 लोकसभा में प्रत्याशियों को जिता करके लाने वाले नेता हैं।
वो कहे कि मैं काउंटिंग में था और पहली मशीन से आखिरी मशीन तक एक भी मशीन में मैं नहीं लीड किया। ऐसा कैसे संभव हो सकता है भाई? कैसे मुमकिन है जो आदमी 2-3 लोकसभा को प्रभावित करता हो, 4-5 विधायक अपनी क्षमता पे बनवाता हो, वो एक मशीन में नहीं, सिंगल मशीन में नहीं लीड करेगा? कैसे पॉसिबल है? इसलिए जो ये अभी कहा हेमंत भाई ने, आखिरी सवाल जो मेरे मन में एक और कल से उधड़-बुन चल रहा है कि अगर उद्धव और शरद नहीं लड़े, शरद पवार और उद्धव ठाकरे नहीं लड़े, तो बीजेपी का जो अल्टीमेट प्लान है, वो अल्टीमेट प्लान ये नहीं था कि हमको इतना प्रचंड बहुमत लाना है। अल्टीमेट प्लान है कि महाराष्ट्र को विपक्षहीन कर देना है। और एग्जैक्टली। विपक्षहीन कैसे? जो शरद पवार की उम्र है, आयु है। शरद पवार ही लीडर हैं, लीडर शरद पवार हैं, लीडर उद्धव हैं, एकनाथ शिंदे नहीं है। एकनाथ शिंदे टोकन थे, वो टोकन की उम्र पूरी हो गई। शिंदे की शिवसेना कभी अपोजिशन नहीं बन सकती। तो उद्धव की राजनीति इतना कमजोर कर दो कि 5 साल, क्योंकि 5 साल बाद लोकसभा और विधानसभा दोनों 5 साल बाद आएंगे। 5 साल का एक बहुत बड़ा समयावधि होती है और दोनों इतने कमजोर हैं कि कार्यकर्ता छोड़ के चले जाएं, शरद पवार के कार्यकर्ता छोड़ दें। कार्यकर्ताओं को होता है सत्ता के करीब जाना, कार्यकर्ता उद्धव को छोड़ दे, कार्यकर्ता शरद पवार को छोड़ दे, पार्टी खत्म हो जाए, सिंबल तो जा ही चुका है। और वो दोनों अटैची हैं, बीजेपी के दोनों हाथ के दो अटैची, अजित पवार और एकनाथ शिंदे। ये मेरा एक मतलब मेरे मन का एक भ्रम है कि ये जो है, और फिर कांग्रेस बचेगी। कांग्रेस अकेले, कांग्रेस को जहां भी भाजपा हर जगह चाहती है कि कांग्रेस से 1-to-1 रहे मामला। बगल में अखिलेश यादव, बगल में उद्धव, बगल में शरद पवार, ऐसे सहयोगी न रहे, यही चाहती है। बगल में हेमंत सोरेन, ऐसे लोग न रहें। तो क्या ये प्लान क्या वाकई ऐसा प्लान है? और शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए क्या ये आखिरी मौका है जो आप कह रहे हैं कि वो निर्णय लिए हैं? अगर नहीं लेते हैं तो क्या आखिरी मौका चूक जाएंगे? नहीं, उनका समापन हो जाएगा राजनीति का। देखिए 5 साल, आपने बिल्कुल सही फरमाया, 5 साल का वक्फा बहुत लंबा वक्फा होता है, ये ओवरनाइट नहीं है। और जो हालत की गई है उनकी तो छोड़ ही दीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी का एक कैरेक्टर है, जो भी कभी उनका कोई सहयोगी रहा है वो सारे घर बैठे हुए हैं। आप मायावती का नाम याद रख लीजिए, आप चंद्रबाबू नायडू इस बार रिवाइव होकर के आए हैं, आप पटनायक की हालत देख लीजिए, आप जगन रेड्डी की हालत देख लीजिए, आप बादल की हालत देख लीजिए पंजाब के अंदर। उद्धव ठाकरे इनके सबसे पुराने अलाई थे, पहले उनकी पार्टी तोड़ी, फिर पार्टी छीनी, और अब हालत यह है कि उनको लगभग घर बिठा दिया गया है और किसको, शिंदे को सामने लाया गया है। इस परिणाम का एक और मतलब भी समझिए आशीष भाई, इतना साधारण मत लीजिए इसको। इन लोगों की सीटें जरूर आई है, किसी की कृपा से आई है वो, लेकिन ये एक नए रुपए की भी बार्गेनिंग करने की औकात नहीं छोड़ी इनकी किन्हीं की, क्योंकि बीजेपी को अपने दम पर मेजोरिटी के लिए 14-15 सीटें चाहिए और वो 15 सेकंड का काम है उनका। वो एक इशारा करेंगे, इन दोनों को ढूंढते रह जाओगे आप, ना तो आपको अजीत पवार मिलेगा कहीं, ना आपको शिंदे मिलेगा। जो व्यक्ति शरद पवार जैसे चाणक्य की ये हालत कर सकते हैं, जिनका सिस्टम, जो व्यक्ति उद्धव ठाकरे जैसे नेता जो चैलेंज करते थे नरेंद्र मोदी को और उनको अमित शाह को कि मेरा एक एमएलए तोड़ के दिखाइए, उनकी पार्टी छिन भिन कर दी कि नहीं कर दी। तो इन दोनों की तो ना तो कोई हैसियत है ना कोई औकात है, ये केवल कृपा पे है। और इनकी स्थिति अब ये जो होगी महाराष्ट्र के अंदर, देखिए महाराष्ट्र में अब गोदी सेठ सरकार चलाएगा, वो धारावाही करे, वो धारावाही के जरिए कुछ करे या पूरे महाराष्ट्र में जो चाहे वो करे। तो उसमें इन दोनों की बुकत कुछ छोड़ी नहीं बीजेपी ने। जिस दिन इन्होंने उछल कूद की, इनको, इनकी पार्टी को और इनके विधायक दल को आप ढूंढते रह जाओगे। आपने कहा शरद पवार, आपने कहा उद्धव ठाकरे, उनके लिए ये सर्वाइवल का सवाल है। अगर वो इसको बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने इसकी मैचिंग के लिए नहीं लड़े और वो इलेक्शन पिटीशंस में नहीं गए, हालांकि मुझे पता है कि वो जाएंगे, जा रहे हैं वो, और बहुत सीरियसली इसको कंटेम्पलेट कर रहे हैं। इस मामले में उनकी राहुल गांधी से भी बात हुई है दोनों की। तो इसमें मुझे लगता है कि यहां से कोई बड़ा रास्ता निकल सकता है। जो राजीव कुमार का जो ये नया मॉडल है ना, हरियाणा मॉडल, छत्तीसगढ़ मॉडल और अब महाराष्ट्र मॉडल, महाराष्ट्र ने तो हरियाणा को पीछे छोड़ दिया। महाराष्ट्र में तो 90% स्ट्राइक रेट है भाई, इतना तो किसी ने कल्पना सपने में भी नहीं की थी, नरेंद्र मोदी ने भी नहीं की होगी। तो उसका तो मजाक ये उड़ रहा है कि इस बार शायद चीनी ज्यादा डल गई राजीव कुमार से, उनको डांट भी पड़ सकती है। लेकिन डांट वाट नहीं, उनको इनाम ही मिलना है, इनाम लेने के लिए बैठे हुए वो। लेकिन इस देश के जो लोकतंत्र का हश्र हुआ है, वो आप बहुत जल्दी
अदालतों में भी देखेंगे, इलेक्शन पिटीशन के तौर पे देखेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का जो क्रॉस मैचिंग का जो फैसला है वीवीपैट कार मशीन का, उस पर भी आप बहुत जल्दी, क्योंकि अवमानना में चले गए हैं लोग, ऑलरेडी फाइल हो गई है। जिस दिन उस अब आप अपने ही फैसले को कैसे बचाव करेंगे खन्ना, उनको फैसला करना पड़ेगा कि उनका फायदे, मान लो उसमें अगर कोई एम्बिग्यूटी है भी तो क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। मॉक पॉल के लिए तो 47,000 रुपए नहीं लगते, सॉरी आशीष जी, वो तो क्रॉस मैचिंग के ही पैसे थे, उसको मैनिपुलेट राजीव कुमार और उनकी टीम जैसे कर ले। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जो मॉडल है मशीन के जरिए बहुमत का, या मशीन के जरिए सुनामी कहिए इसको, मशीन के जरिए जो सुनामी लाने का मॉडल है, मुझे लगता है ये बहुत लंबा अब चलेगा नहीं, अगर ये लोग इसको सीरियसली, इसको अपने कंक्लूजन तक लेकर के जाते। नहीं, अब तो आखिर में यही है कि अगर लंबा चल गया तो फिर ये देश, इस देश का लोकतंत्र लंबा नहीं चलेगा। अगर अब लंबा चल गया, अब तो इसको रोकना ही पड़ेगा। रही बात, अगर कंटेम्प्ट में गए हैं, जो आप खबर दे रहे हैं, तो इस पर एक अलग शो करेंगे, क्योंकि कंटेम्प्ट में गए हैं। हालांकि आज की तारीख में लड़ाई लड़नी है, बहुत उम्मीद के साथ नहीं। ये सीजेआई संजीव खन्ना ही हैं जिन्होंने मैचिंग का आदेश दिया था, लेकिन ये सीजेआई खन्ना ही हैं जिन्होंने 100% पर्चियों के मिलान की मांग को रद्दी में डाल दिया था, रद्दी की टोकरी में खारिज किया था, वही हैं। तो गए हैं, लेकिन अगर कभी भी पता नहीं है कि अंतरात्मा कब जागृत हो जाए। अगर जागृत होती है तो फिर राजीव कुमार के लिए जेल के रास्ते खुलेंगे। कंटेम्प्ट है, जेल के रास्ते खुलेंगे। और रही बात मॉक पोल की, तो मॉक पोल पूरी खाने के बाद जो है, जब पूरी खाने के पहले ही आदमी सब देख चुका है, टेस्ट कर चुका है, सब्जी का स्वाद और रायता सब चख चुका है। जो मॉक पोल पोलिंग शुरू होने के पहले सुबह 6 बजे हो जाता है, वो 1 महीने बाद मॉक पोल करवाने के लिए क्यों 47,200 रुपया कोई देगा? क्यों देगा भाई? इतनी कॉमन बात। हम तो कहते हैं बार बार कि हम लोग मोटी बुद्धि के हैं, छोटे पत्रकार हैं, कम ज्ञान है, लेकिन इतना तो मैं भी समझ पा रहा हूं, आप भी समझ पा रहे हो हेमंत भाई, कि जो सवेरे 6 बजे मॉक पोल देख लिया है प्रत्याशी, वो 2 महीने बाद कहेगा नहीं 47,200 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा है, जेब में मिल गए, इसको लो और एक बार फिर से मॉक पोल दिखाओ। अरे ये कोई तमाशा है, गजब बात करते हैं। खैर, आपने जो खबर आज फोड़ी है, अगर ये खबर सच होती है, मतलब इस खबर को सच होने में क्या आपके पास तो विश्वसनीय सूत्रों से आया है, उद्धव ठाकरे और शरद पवार अगर इसको सच साबित करते हैं, मतलब अपने जो स्टैंड है, जो उनका प्राइमरी स्टैंड है, इसी को फाइनल स्टैंड बनाए रखते हैं, बीच में फिर दाएं बाएं नहीं भटकते हैं, घर में नहीं आराम फरमाने लगते हैं, तो इस देश में मुझे लगता है निजी तौर पर कि कई डायमेंशंस खुलेंगे। और फिर वही आखिर में बात कि जन आंदोलन, जो तमाम साथी कहते हैं, तमाम दर्शक कहते हैं कि जन आंदोलन ही एक रास्ता है, जन आंदोलन की नींव भी ऐसे ही पड़ती है। फिलहाल इजाजत दीजिए, और ये कंटेम्प्ट वाले मसले पर थोड़ा डिटेल और आएगी तो मैं फिर हेमंत भाई को लेकर के आऊंगा कि उसका डिटेल आ जाए, कहां पर कौन गए, 2 लोग गए, 3 लोग गए, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जेल भिजवाएगा, और जरूरी है ऐसे लोगों के लिए जो संविधान और लोकतंत्र के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, उसके साथ दुराचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, गंभीर शब्द। ठीक है, इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद हेमंत जी, धन्यवाद, नमस्कार।